हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स PSN। तो देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसा कि हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे थे, तो ज्योमेट्री में आज हम लोग अंतः केंद्र और परिकेंद्र की डिटेल पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं कोणों का अंतःदिभाजक और कोणों के बाद दिभाजक में जो एंगल बनता है वो कितना होता है। तो जैसा कि ट्रायंगल ABC आपके सामने गिवन है, तो ABC में अगर एंगल B एंगल C इन दोनों का अगर अंतः कोणों का दिभाजक किया जाए, यानी कि इंटीरियर एंगल बाइसेक्ट किया जाए और माना Q किसी I पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है, तो जो इंटरसेक्ट करता है इंटरसेक्ट पॉइंट होगा उसको हम लोग इन सेंटर कहते हैं। अब मान लीजिए O पॉइंट से डिनोट कर दे या I से डिनोट कर दे या P से डिनोट कर दे, किसी से भी कह सकता है कि भाई O से डिनोट किया गया है। तो ट्रायंगल ABC में एंगल B तथा एंगल C का अंतःदिभाजक जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है, जिस पॉइंट में काटता है, तो उसमें जो कोण बनता है, ये वाला जो कोण आपको दिख रहा है, ये जो होता है ये 90 + a/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? लिखा हुआ है BIC = 90 + a/2। ये आप डायरेक्ट याद रखेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट में होगा। अगर डायरेक्ट नहीं भी याद है तो आप एंगल से कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये कितना आएगा, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपको एंगल B एंगल C का सम पता है, मान लीजिए A आपको गिवन है 70 डिग्री, तो B और C का सम कितना हो गया? 110, तो उसका हाफ कितना हो गया? 55। तो ट्रायंगल BIC में पता कर लेंगे I कितना है, क्योंकि आपको ये पता है इन दोनों का सम कितना है 55, तो ये भी पता कर लेंगे। इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, जैसा कि हम लोग ने ट्रायंगल में पहले लेक्चर में सीखा था कि एंगल वगैरह कैसे फाइंड आउट किया जाता है। लेकिन आज हम लोग डायरेक्ट याद रखेंगे कि अगर आपको एंगल A गिवन है, जैसे एंगल A अभी हमने क्या बोला था 70 डिग्री, मान लीजिए 60 अंश है, 40 अंश है, 50, 60, 70, 80, 90, 100 कुछ भी दे दे, तो एंगल BIC आप डायरेक्ट बता सकते हैं। क्या कह सकते हैं कि 90 + a/2 है। जरूरी नहीं आपसे ये कहा जाए कि एंगल B एंगल C का अंतःदिभाजक I पे इंटरसेक्ट करता है। ये भी कह सकता है I त्रिभुज ABC का अंतः केंद्र है। I क्या है? इन सेंटर है, अंतः केंद्र है। और एंगल A = 70 डिग्री, तो एंगल BIC कितना होगा? तो ये चीज आपको समझना होगा कि यहाँ पर जो एंगल BIC बनेगा वो क्या होगा? 90 + a/2 होगा, यानी कि I जो पॉइंट होगा वो एंगल B एंगल C का इंटरसेक्ट पॉइंट होगा। क्लियर इतना? इसी प्रकार अगर कोण B का कोण C का बाधिभाजक, यानी कि एंगल B है, ये वाला इंटीरियर एंगल है B, और एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? ये वाला। इस साइड को आगे बढ़ा दो तो ये वाला जो होगा ये बहिष्कोण होगा। इस भुजा को आगे बढ़ाया, इसी प्रकार ये बहिष्कोण है, इस भुजा को आगे बढ़ाया, ये जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है उसको मतलब क्या कहेंगे कि बहिष्कोणों का अंतःदिभाजक P बिंदु पर काटता है। इस तरह से क्वेश्चन की लैंग्वेज होगी। तो अगर आपसे BPC पूछा जाए तो आप कैलकुलेट करके भी बता सकते हैं, और अगर आप कैलकुलेट करके नहीं डायरेक्ट याद रखेंगे कि जो BPC होता है वो कितना होता है? 90 - a/2। कितना? अगर आपको A 70 डिग्री कह दिया जाए कि A 70 डिग्री है तो BPC कितना होगा, तो तुरंत आप कह सकते हैं भाई 70/2 कितना हो गया? 35, और 90 - 35 करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा? 55। तो आप सीधे से क्या कह सकते हैं? 55। जैसे मान लीजिए A 60 डिग्री कह दिया जाए, या मान लीजिए 80 डिग्री कह दिया जाए, कितना? 80 डिग्री 80 अंश, तो ये कितना होगा? BPC। तो सीधे से A की वैल्यू 80 रखेंगे, 80/2 कितना हो गया? 40, तो 90 - 40 कितना हो गया? 50, यानी एंगल B कितना हो गया? 50 डिग्री। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये चीज डायरेक्ट याद रखिएगा। इसमें था कोण B तथा कोण C के अंतःदिभाजक I बिंदु पर काटते हैं। इसमें कोण B तथा कोण C का अंतः कोण ये है, इसको बढ़ा दो तो ये बहिष्कोण होगा, यानी कि कोण B तथा कोण C के बहिष्कोण बाधिभाजक P बिंदु पर काटते हैं। तो एंगल BPC कितना होगा? अगर A दे दिया जाएगा तो P पूछेगा, और P दे दिया जाएगा तो A पूछेगा, यानी कि BPC कितना होगा? 90 - a/2। फर्क क्या है? यहाँ प्लस है, यहाँ पर माइनस है। इसका आंसर 90 से कुछ कम आएगा, इसका आंसर 90 से कुछ ज़्यादा आएगा। कितना कम आएगा 90 से? इसमें a/2। इसमें कितना ज़्यादा आएगा 90 से? a/2। समझ में आ गया? तो अब क्वेश्चन में आते हैं। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए क्वेश्चन आपका है कि ट्रायंगल ABC में, किसमें? मान लीजिए क्वेश्चन है कि ट्रायंगल ABC में एंगल B तथा एंगल C का अंतःदिभाजक यानी इंटीरियर एंगल बाइसेक्ट O पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है। इसका नाम कितना दे दिया? O। और आपसे कह दें एंगल BAC = 80 डिग्री, तो BOC कितना होगा? आंसर बता दीजिए जल्दी से। तो BOC कितना बताएंगे? इसी तरह फिगर इसी तरह से बनेगा, बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर बनाएंगे तो इसी तरह से बनेगा, एंगल B तथा एंगल C के बाधिभाजक। अब BOC की बात करते हैं तो BOC कितना हो जाएगा बच्चों? 80 ये है, तो हम लोग को क्या करना था इसमें? 90 + a/2। कितना करना था? 90 + a/2। तो बस 90 + a है 80, तो 90 + 40, 90 + 40 कितना हो गया? आंसर 130। क्लियर हुआ कि नहीं? इसी प्रकार अगला क्वेश्चन में कह दे
कि आई त्रिभुज एबीसी का अंतः केंद्र है। इस बार कोण भी कथा कोण सी का समद्विभाजक आई पर काटता है या ऊपर काटता है, ऐसा कुछ नहीं बोला है। सीधे से क्वेश्चन ये है कि ट्रायंगल एबीसी में, या फिर से सुनिए, आई त्रिभुज एबीसी का अंतः केंद्र है। आई क्या है? ट्रायंगल एबीसी का इन सेंटर है। और एंगल बीएसी इज इक्वल टू, एंगल बीएसी इज इक्वल टू, मान लीजिए कह दे 100 डिग्री है, तो BIC कितना होगा? तो आंसर कितना हो गया? 90 प्लस a/2। इसमें भी यही करेंगे, 90 प्लस a/2 यानी 90 प्लस 50 कितना हो गया? 140। तो आंसर कितना आ गया? 140। क्लियर है ये क्वेश्चन? अब उल्टा, अगर आपसे कह दे कि आई त्रिभुज एबीसी का अंतः केंद्र है, आई क्या है? ट्रायंगल एबीसी का अंतः केंद्र है। तीसरा क्वेश्चन है, आई ट्रायंगल एबीसी का इन सेंटर है और आपसे कह दे कि BIC इज इक्वल टू, BIC इज इक्वल टू 40 डिग्री, नहीं 40 से तो ज़्यादा ही देगा, 90 से तो ज़्यादा ही देगा, मान लीजिए कह दे 110 डिग्री, 110 अंश, तो एंगल ए कितना होगा? बता दीजिए जल्दी से, सोच के बता दीजिए, एंगल ए कितना होगा ये पूछ रहा है। बताइए, इस बार BIC दिया है 110, तो बताओ BIC की जगह 110 रखेंगे और आपसे पूछ क्या रहा है? ए। तो 110 ये है, 90 ये, माइनस करेंगे 20 आ जाएगा। 20 क्या है? a/2। तो a कितना आ गया? 40 डिग्री। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 40। क्लियर हुआ? बस इसी फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे तो कभी ये दिया जाएगा तो ये पूछेगा, ये दिया जाएगा तो ये पूछेगा। चौथा क्वेश्चन, ट्रायंगल ABC में एंगल B इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल C इज इक्वल टू 80 डिग्री, ये C 70 है, B 70 डिग्री है, C 80 डिग्री है, और कहते हैं आई त्रिभुज ABC का अंतः केंद्र है, तो एंगल BIC कितना होगा? तो एक सिंपल सी बात है समझने वाली कि आप ध्यान से देखिए, अगर ये 70 है, ये 80 है, तो 8 7 15 यानी कि 150 हो गया, बचा कितना? 30, यानी कि इस बार ये एंगल कितना होगा? 30। 8 7 15 यानी 150 ये हो गया, तो बचा कितना? 30। ट्रायंगल ABC में एंगल B 70 था, एंगल C 80 था, तो एंगल A कितना हो गया? 30। इतना क्लियर हो गया? साफ साफ दिया जाएगा, एंगल B 70, एंगल C पूरा लिख सकता है 80, तो आप खुद ही बताइए एंगल A कितना आ गया? 30। आपसे पूछा आई अंतः केंद्र है, तो एंगल BIC कितना होगा? तो आप सीधे से कह सकते हैं 30 ये हो गया, 90 प्लस a/2 यानी a/2 का मतलब क्या हुआ? 15 डिग्री। तो 90 प्लस 15 आंसर आएगा 105 डिग्री। तो आंसर कितना आ गया? 105 डिग्री। क्लियर हो गया ये सारी बातें? तो कभी ये देगा ये पूछेगा, ये देगा ये पूछेगा, कभी ये दोनों एंगल दे देगा, इस तरह है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, छोटा सा क्वेश्चन है, इसी में मान लीजिए दे दें ये अंतः केंद्र है, एंगल बाइसेक्ट किया होगा तभी अंतः केंद्र मिला होगा, आई से इसमें लंब खींच दिया। अगर इस एंगल की वैल्यू 50 डिग्री दे दे और आपसे कहे कि एंगल बी कितना होगा, नहीं एंगल बी नहीं, मान लीजिए एंगल ए पूछेगा, तो आप आंसर किया, अब एंगल बी ही पूछा है, मान लीजिए एंगल बी कितना हो जाएगा सोच के बता दीजिए। अगर ये 50 डिग्री, ये 90 है, तो ये कितना हो गया? 40। अब आप ऐसे समझिए, यहाँ 90 प्लस a/2 वाला नहीं लगेगा, आपको ये समझना है कि आई अगर त्रिभुज ABC का अंतः केंद्र है, तो इसका मतलब ये एंगल बाइसेक्ट होगा। ये चीज़ इस क्वेश्चन में समझना थी। क्वेश्चन में दिया था आई त्रिभुज ABC का अंतः केंद्र है, आई क्या है? ट्रायंगल ABC का इन सेंटर है, और आई से डी पे, ये डी मान लीजिए, इस पॉइंट को ओ नाम मत दीजिए, या आई है या ओ त्रिभुज ABC का अंतः केंद्र है, और OD परपेंडिकुलर BC, और एंगल BOD 50 डिग्री है, तो एंगल B कितना होगा? मान लीजिए ये आपसे पूछ रहा है, तो आप खुद ही सोचिए, इस वाले ट्रायंगल में ये 90 है, ये वाला ये 50 है, तो ये 40 आएगा कि नहीं आएगा? ये छोटा सा एंगल, ये कितना आ जाएगा? 40। अगर ये वाला आपका 40 आ गया, कौन सा 40 आएगा? ये वाला, ये 40 आ गया। अब आपको पता था O अंतः केंद्र है, तो इसका मतलब ये एंगल बाइसेक्ट होगा, यानी कि ये भी 40 ये भी 40, तो एंगल B कितना हो गया? 80 डिग्री। तो आंसर कितना हो गया? 80 डिग्री। तो अगर आपको ये पता होगा कि अंतः को केंद्र क्या होता है, एंगल बाइसेक्ट से मिलता है, जो इंटरसेक्ट पॉइंट होता है उसको इन सेंटर यानी अंतः केंद्र कहते हैं। तो आप इन सारे क्वेश्चन के आंसर बड़ी आसानी से दे सकते हैं। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन में भी सीधा सीधा फंडा है, इसमें नाम इसका कुछ नहीं, आप सीधे से याद रखिए, त्रिभुज ABC में कोण B तथा कोण C का बाह्य विभाजक P बिंदु पर मिलता है, ऐसे क्वेश्चन आएगा। एंगल BAC इज इक्वल टू 50 अंश, तो एंगल BPC कितना होगा? आप सीधे से कह दीजिए भाई 90 माइनस a/2 होगा, a/2 25 हुआ, 90 माइनस 25 कितना होता है? 90 माइनस 65, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा? 65 डिग्री। समझ में आया सभी को? इसी प्रकार अगर मान लीजिए इसमें 60 डिग्री या 80 डिग्री दिया जाता है, 80 अंश,
तो 90 माइनस 80/2, 80/2 कितना होगा 40, 90 माइनस 40 कितना होगा 50, तो 50 हो जाता। जो भी देता उसके अकॉर्डिंग हो जाता। अब इस क्वेश्चन में मान लीजिए एक अगला क्वेश्चन है, एंगल बीपीसी दिया है, एंगल बीपीसी दिया है, कितना दिया है, मान लीजिए 20 डिग्री दिया है, कितना दिया है 20, तो एंगल बीएसी कितना होगा या एंगल ए कितना होगा। पी क्या है, कोण बी तथा कोण सी के बाद विभाजक पी बिंदु पर मिलते हैं। अब देखिए यहाँ पर बीपीसी 20 है, तो इस फार्मूले में यदि ये 20 रखेंगे तो बताइए a/2 = 70 आ जाएगा। सोच लीजिए a/2 इधर आ गया, ये 20 उधर चला गया, तो 90 माइनस 20 कितना 70, a/2 = 70, तो a = कितना हो गया 140। तो अगर 20 है बीपीसी ये वाला, तो ये कितना हो जाएगा 70 × 2 140। तो ये बात समझ में आ गया कि आपको बीएसी या बीपीसी में एक दिया जाएगा और दूसरा आपसे पूछेगा, जो गिवन होगा उसी के अकॉर्डिंग आंसर दे देंगे। तो दो चीज़ें हम लोग ने पढ़ा, कोणों का अंतःदिभाजक और कोणों का बाह्यदिभाजक। अंतःदिभाजक जो जिस पॉइंट में मिलता है उसको हम लोग अंतः केंद्र कहते हैं। ठीक है, अब इसको रब करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग कुछ डिटेल जानेंगे अंतः केंद्र। जैसा कि हम लोग ने एक लेक्चर पहले पढ़ा था, आपको याद होगा, क्या पढ़ा था, अंतः केंद्र किसे कहते हैं, परिकेंद्र किसे कहते हैं, लंब केंद्र या केंद्रक पहले लिख लो, दिख रहा है, केंद्रक, अंतः केंद्र, परिकेंद्र और लंब केंद्र। ये चारों की डिटेल हम लोग पढ़ने वाले हैं। आप ध्यान से देख लो क्या लिखा है हमने, केंद्रक, अंतः केंद्र, परिकेंद्र और लंब केंद्र, इन सबको जानेंगे ये क्या होते हैं। देखिए 4 ट्रायंगल बना रहे हैं, जल्दी जल्दी जान लेते हैं। केंद्रक पहले पढ़ चुके हैं, अंतः केंद्र आज पढ़ा, परिकेंद्र हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, लंब केंद्र भी हम लोग अभी सीखेंगे। केंद्रक क्या होता है, दो माध्यिकाओं का कटान बिंदु। माध्यिका का मतलब क्या हुआ, किसी भी भुजा के मध्य बिंदु को शीर्ष से मिला दो, ये दोनों बराबर बराबर है। इसका भी मध्य बिंदु ले लो, मध्य बिंदु, इस भुजा का मध्य बिंदु, ये माध्यिका हो गई। दो माध्यिका यानी मीडियन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रक यानी कि सेंट्रॉइड। सी ऑलरेडी ट्रायंगल एबीसी में सी ऑलरेडी होता है, इसलिए इसको किससे डिनोट करते हैं, जी। अगला अंतः केंद्र किसे कहते हैं, अभी अभी हम लोग ने सोचा है, पढ़ा है, क्या, एंगल बाइसेक्ट, यानी कि एंगल बी और एंगल सी का जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है, मतलब एंगल बी एंगल सी, इनका एंगल बाइसेक्ट जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है उसको हम लोग इन सेंटर कहते हैं। ये आपका सेंट्रॉइड लिखा है, ये इन सेंटर, ये सरकम सेंटर और ये आर्थो सेंटर, तो ये इन सेंटर हो गया। सरकम सेंटर क्या होता है, जैसे इसमें कोणों का अर्धक किया, इसी तरह इसमें भुजाओं का अर्धक करेंगे। तो किसी भी दो भुजाओं का अर्धक कर दो, किसी भी दो का, इसमें भी किसी भी दो, इसमें भी किसी भी दो का, इसमें भी किसी भी दो का कर दो। एक इस भुजा का कर दिया, एक इस भुजा का कर दे रहे हैं। लंब समद्विभाजक यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना है, तो परपेंडिकुलर दो साइड का, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट इसका भी, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट इसका भी, मतलब लंब समद्विभाजित इस भुजा का भी, लंब समद्विभाजित इस भुजा का भी, जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है उसको सरकम सेंटर कहते हैं, यानी कि परिकेंद्र कहते हैं। चौथा लंब केंद्र। लंब केंद्र भी क्या है, लंब केंद्र है इससे इसमें परपेंडिकुलर लाइन खींच दो और इससे इसमें परपेंडिकुलर खींच दो लाइन। ठीक है, देखो चारों अलग बात है, इसमें हमने साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया, इसमें वर्टेक्स से सामने वाली साइड में परपेंडिकुलर लाइन खींचा, इसमें परपेंडिकुलर लाइन खींचा। दो परपेंडिकुलर लाइन जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, आर्थो सेंटर कहते हैं। अब इन चारों की बात बताएं कि अगर इसमें तीसरा आप आर्थो सेंटर की तीसरी परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे तो वो इसी पॉइंट से होकर जाएगा। जैसे इसमें तीसरी भुजा का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे, इसमें दो भुजाओं को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया था, तो अगर आप तीसरी भुजा का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे तो इसी पॉइंट से होकर जाएगा। इसकी भी वही कहानी है, अगर आप इसका एंगल, जैसे इसमें इन दोनों का एंगल बाइसेक्ट इस पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है, तो तीसरा एंगल ए का भी अगर आप एंगल बाइसेक्ट करेंगे तो वो इसी पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा। समझ में आ गया। इसी प्रकार इसमें भी तीसरी माध्यिका आप बनाएंगे तो इसी पॉइंट से होकर जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। तो ये हम लोग पहले पढ़ चुके थे, ये आज पढ़ा, इसके अलावा ये दो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, अंतः केंद्र और परिकेंद्र। अंतः केंद्र कोणों के अर्धक से मिलता है, परिकेंद्र क्या मिलता है, भुजाओं के अर्धक से। ये चीज याद रखिएगा। अब देखिए इसमें क्या है, अंतः केंद्र और परिकेंद्र की डिटेल फिर से समझिए। ये ट्रायंगल है और एक ये भी ट्रायंगल है। ठीक है, अंतः केंद्र बना दो जल्दी से, एंगल बाइसेक्ट से मिलेगा, इसका एंगल बाइसेक्ट ये, इसका एंगल बाइसेक्ट, ये अंतः केंद्र। अब अंतः केंद्र से क्या मिलेगा, अंतः केंद्र से
अंतःवृत्त बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? यदि हमें अंतः त्रिज्या पता होगी। तो यहाँ थोड़ा और कायदे से कर दो, दिख नहीं रहा कायदे से, ये किया और ये किया, मान लीजिए यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, कहीं करेगा, ऊपर थोड़ा नीचे होना चाहिए वैसे, ठीक है। मान लीजिए यहाँ एंगल बाइसेक्ट है, ये दोनों बराबर बराबर, ये दोनों बराबर बराबर, इस पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, आई से डिनोट करेंगे। अब इसको किसी भी भुजा पे परपेंडिकुलर लाइन खींच तो वो इन रेडियस कहलाएगी, यानी कि अंतः त्रिज्या कहलाएगी। अब यानी कि आप इससे मिला दो, चाहे इससे मिला दो, चाहे इससे मिला दो, ये तीनों आपस में बराबर होंगी। ये ज़्यादा दिख रहा है इसलिए हमने बोला था थोड़ा नीचे होना चाहिए। ये सब अंतः त्रिज्या यानी कि इन रेडियस कहलाती हैं। अब आपको अंतः केंद्र और अंतः त्रिज्या, देखिए सुनिएगा, अगर आपको केंद्र पता हो और त्रिज्या भी पता हो जाए तो वृत्त बना लेंगे कि नहीं? सोच लीजिए, केंद्र पता है, त्रिज्या कहते 5 सेंटीमीटर, तो वृत्त बना लेंगे कि नहीं? बन जाएगा वृत्त। यानी केंद्र और त्रिज्या पता होगी तो आप वृत्त बना लेंगे। तो अगर आपको इसके आगे हम अंतः लगा दें, अंतः केंद्र और अंतः त्रिज्या पता होगी तो आपसे क्या मिलेगा? अंतः वृत्त। अगले में हम परि लगाएंगे, यानी कि परिकेंद्र और परित्रिज्या पता होगी तो आपको क्या मिलेगा? परिवृत्त। इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेंटर, रेडियस और सर्कल। फिर से सुनिए, सेंटर और रेडियस पता होगी तो आपको क्या मिलेगा? सर्कल। बना लेंगे कि नहीं सर्कल? सेंटर और रेडियस पता होगी तो आप क्या बनाएंगे? सर्कल। सेंटर ये है, रेडियस ये है, तो आपने क्या बना दिया? सर्कल। अब हम इसी के आगे इन लगा देते हैं, ये तीनों का मतलब इन है, यानी इन सेंटर और इन रेडियस आपको पता होगी तो आपको क्या मिलेगा? इन सर्कल। इसी तरह आगे सरकम लगा दो, तो सरकम सेंटर और सरकम रेडियस पता होगी तो क्या मिलेगा? सरकम सर्कल। तो अभी हम लोग ने इन सेंटर और सरकम सेंटर के बारे में पढ़ा है। तो यानी कि अब देखिए, अब यानी कि हम लोग क्या करने वाले हैं? अंतः केंद्र और अंतः त्रिज्या से हमने अंतःवृत्त बनाना था हमें, तो अंतःवृत्त बना दो जल्दी से। कैसे बनेगा अंतःवृत्त? ऐसे बन जाएगा अंतःवृत्त। केंद्र पता है, त्रिज्या पता है, किसी एक को त्रिज्या लेके जब वृत्त बनाओगे तो एक ऐसा वृत्त बनेगा जो तीनों भुजाओं को टच करते हुए जा रहा है, इसी को हम लोग अंतःवृत्त कहते हैं। परिवृत्त किसे कहते हैं? परिवृत्त इसे कहेंगे जो तीनों वर्टेक्स से होकर जाएगा, यानी कि त्रिभुज के बाहर से जाएगा। जो त्रिभुज के अंदर से जा रहा है उसको अंतःवृत्त कहेंगे, यानी कि इन सर्कल कहेंगे, और इसको सरकम सर्कल कहेंगे जो ट्रायंगल के बाहर से जा रहा है। अब सरकम सर्कल बनाने के लिए हमें दो चीजें चाहिए होगी। सरकम सर्कल बनाने के लिए क्या चाहिए? दो चीजें, सरकम सेंटर और सरकम रेडियस। जैसे सर्कल बनाने के लिए दो चीजें चाहिए, सेंटर और रेडियस, उसी प्रकार सरकम सर्कल बनाने के लिए दो चीजें चाहिए, सरकम सेंटर और सरकम रेडियस। फिर से समझिए, वृत्त बनाने के लिए केंद्र और त्रिज्या चाहिए, तो परिवृत्त बनाने के लिए क्या चाहिए? सबके आगे परि लगा दो, यानी परिकेंद्र और परित्रिज्या चाहिए। अब परिकेंद्र कैसे मिलेगा? हमें ये बनाना है, ये तो हमने अभी बना दिया था डायरेक्ट, हमें बनाना है तो परिकेंद्र और परित्रिज्या ढूंढिए। परिकेंद्र कैसे मिलेगा बताओ जल्दी? भुजाओं के परपेंडिकुलर, अभी बताया था, भुजाओं के परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर दो तो परिकेंद्र मिलता है। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट और इस साइड का परपेंडिकुलर, ये क्या मिल गया? परिकेंद्र यानी सरकम सेंटर। अब सरकम रेडियस किसे कहेंगे? इससे किसी भी वर्टेक्स को मिला दीजिए, सरकम रेडियस कहलाएगी। किसी भी वर्टेक्स को मिला दो, चाहे इसको मिला दो, चाहे इसको मिला दो, चाहे ये सब सरकम रेडियस है। इसको किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल आर से। बस सेंटर पता है, रेडियस पता है, इस तरह मिलाओ, वृत्त बनाओ। वृत्त जो बनाओगे वो तीनों वर्टेक्स से होकर जाएगा। किससे होकर जाएगा? तीनों वर्टेक्स से। तो ये बन गया सरकम सर्कल। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? अब अगर यही राइट एंगल ट्रायंगल होता तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करो, ऐसे जाएगा, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करो, ऐसे जाएगा। कहाँ पर जाएगा? हाइपोटेनियस के मिड पॉइंट में जाएगा। तो अभी हम लोग नोट नंबर 1, 2, 3 पढ़ेंगे, तो नोट नंबर 3 में यही पढ़ेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो उसका जो सरकम सेंटर होता है वो हाइपोटेनियस के मिड पॉइंट में होता है। ये सरकम सेंटर हो गया, ये रेडियस, ये रेडियस, ये कैपिटल आर, ये कैपिटल आर, और तीसरा वर्टेक्स कहाँ है? ये कैपिटल आर। ये तीनों वर्टेक्स हैं। जैसे हमने क्या किया था? तीनों वर्टेक्स को मिलाया था और उसको क्या कहा था? सरकम रेडियस। तो इसी प्रकार यहाँ से यहाँ तक वर्टेक्स, यहाँ से यहाँ तक वर्टेक्स, यहाँ से यहाँ तक वर्टेक्स। अब ये आपका वृत्त इस तरह से बन जाएगा। समझ में आ गया सभी को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन सबको रब कर रहे हैं, देख लीजिए ध्यान से, कोई दिक्कत हो बताइएगा। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, नोट नंबर 3 क्या है ये जानते हैं। देखिए, केंद्रक किसी भी त्रिभुज में किसी भी त्रिभुज नहीं, समबाहु त्रिभुज में केंद्रक, अंतःकेंद्र, परिकेंद्र और लंब केंद्र,
समबाहु त्रिभुज मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल में सेंट्रॉइड, इंसेंटर, सर्कमसेंटर और आर्थोसेंटर चारों एक ही पॉइंट में होती है। ये चीज आपको याद रखना है कि सर्कमसेंटर में केंद्रक, अंतःकेंद्र, परिकेंद्र और लंब केंद्र चारों एक ही बिंदु पर होते हैं। नोट नंबर 2 में भी यही है, समबाहु त्रिभुज में, किसमें? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसको और समत्रिबाहु भी कहते हैं। समबाहु त्रिभुज में, समबाहु का मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल में चारों एक ही पॉइंट में होते हैं, यानी कि अगर समबाहु त्रिभुज है तो ये जो केंद्रक है यही आपका अंतःकेंद्र कहलाएगा, यही परिकेंद्र कहलाएगा, यही लंब केंद्र कहलाएगा। वो आएंगे ही, आप फिगर बनाओगे तो आपको मिलेगा एक ही पॉइंट में मिलेगा। और अगर समबाहु त्रिभुज नहीं है तो चारों अलग अलग बिंदु पर मिलेंगे। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है? स्मॉल r इज इक्वल टू a/2√3, यानी कि इन रेडियस समबाहु त्रिभुज की भुजा a है तो a/2√3। a क्या है? समबाहु त्रिभुज की भुजा। कैपिटल R इज इक्वल टू a/√3, इसको देख के लग रहा होगा कैपिटल R इज इक्वल टू 2r। लग रहा है कि नहीं? पहला और दूसरा देखिए, आपको ये दोनों याद रखने हैं, बस ये मत याद रखिए, ना याद रखेंगे तब भी काम चले। यानी कि इन रेडियस स्मॉल a क्या है? समबाहु त्रिभुज की भुजा, यानी कि साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। बाहु त्रिभुज की भुजा यानी कि साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। स्मॉल r क्या है? इन रेडियस, यानी कि अंतःवृत्त की त्रिज्या बोलो चाहे अंतः त्रिज्या, इन रेडियस। सर्कम रेडियस, कैपिटल R क्या है? सर्कम रेडियस मतलब परित्रिज्या, चाहे बच्चों परित्रिज्या बोलिए चाहे सर्कम रेडियस बोलिए, एक ही बात है। या परिवृत्त की त्रिज्या, ये क्या है? परिवृत्त की त्रिज्या। ये क्या है? अंतःवृत्त की त्रिज्या। अंतःवृत्त की त्रिज्या को अंतः त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या को परित्रिज्या। इन रेडियस है और ये क्या है? सर्कम रेडियस है। ये क्या है? स्मॉल ए समबाहु त्रिभुज की भुजा है। तो यानी कि अगर समबाहु त्रिभुज में इन रेडियस पूछेगा और स्मॉल ए दे देगा तो कैलकुलेट कर लेंगे कि नहीं? बिल्कुल कर लेंगे। फिर तीसरा नंबर नोट है समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र कर्ण। अच्छा, इसका क्या मतलब है? इसका एक फिगर बना लेना कि एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में अगर आपने माध्यिका खींची, ये क्या है? माध्यिका, तो ये समबाहु त्रिभुज है इसलिए ये आपको परपेंडिकुलर भी होगा। तो यहाँ पर केंद्रक होगा। केंद्रक क्या करता है? माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। ये हमने क्या खींची है? एक तरह से माध्यिका। क्या खींची है? माध्यिका। तो ये माध्यिका है यानी मीडियन है, तो यहाँ कहीं ना कहीं केंद्रक होगा यानी सेंट्रॉइड होगा। तो सेंट्रॉइड क्या होगा? जो सेंट्रॉइड होगा वही देखा जाए, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है वही केंद्रक होगा, मतलब जो सेंट्रॉइड है वही इंसेंटर, वही सर्कम सेंटर, वही आर्थो सेंटर होगा। अभी लिखाया था, बताया था आपको। अब आपको ये पुरानी नॉलेज के अकॉर्डिंग आपको पता होगा जो केंद्रक होता है वो माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है, यानी कि केंद्रक है तो उसके अकॉर्डिंग ये 2 हो गया, ये 1 हो गया। अब अभी हमने बताया था जो केंद्रक होगा वही अंतः केंद्र होगा। अगर ये अंतः केंद्र है, सोच के बताइए, यदि ये अंतः केंद्र है तो अंतः केंद्र से किसी भी भुजा में परपेंडिकुलर लाइन खींचोगे तो अंतः त्रिज्या यानी स्मॉल r कहलाएगी। बताया था अभी यहाँ से किसी भी भुजा में परपेंडिकुलर लाइन खींच दो, ये परपेंडिकुलर लाइन तो होगी क्योंकि समबाहु त्रिभुज हमने परपेंडिकुलर लाइन खींची है, तो यही माध्यिका कहलाएगी। तो ये इंडेक्स कहलाएगा कि नहीं? यही क्या कहलाएगा? परिकेंद्र भी यही कहलाएगा। तो परिकेंद्र से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो परित्रिज्या कहलाएगी। जैसा कि अभी बताया कि परिकेंद्र से किसी भी वर्टेक्स को मिला दो वो परित्रिज्या यानी सर्कम रेडियस कहलाती है। तो सर्कम रेडियस कितनी होगी? कैपिटल R से डिनोट करेंगे। तो स्मॉल r और कैपिटल R में आपको दिख रहा होगा कि जो कैपिटल R है वो स्मॉल r का 2 टाइम्स है कि नहीं? स्मॉल r 1 है तो कैपिटल R 2 है, तो वही तो लिखा है कैपिटल R इज इक्वल टू 2r। अब ये जो वैल्यू होती है, ये हाइट की वैल्यू कितनी होती है समबाहु त्रिभुज में? √3/2a। और h की वैल्यू कितने की बराबर है? ये स्मॉल r है तो ये स्मॉल 2r, तो ये 3r हो गया कि नहीं हो गया? बताओ h की वैल्यू कितनी दिख रही है? 3r। ये स्मॉल r कैपिटल R 2r के बराबर हो गया। कैपिटल R किसके बराबर? 2r। तो ये स्मॉल r और ये 2r यानी 3r हो गया कि नहीं हो गया? इज इक्वल टू √3/2a। कैंसिल कर दो तो √3 आ जाएगा। तो स्मॉल r इज इक्वल टू a अपॉन ये बताओ, ये दोनों कैंसिल हो गए थे, ये पूरा कैंसिल। ध्यान से फिर से देखो, ये कैंसिल हो गया तो यहाँ कितना बचा? √3। तो स्मॉल r इज इक्वल टू कितना हो गया? a/2√3। a/2√3। तो यही तो लिखा है। कहाँ लिखा है? स्मॉल r इज इक्वल टू a/2√3। देख लीजिए, स्मॉल r इज इक्वल टू a/2√3। अब आपको कैपिटल R पता था कि कैपिटल R इसका डबल होता है। कैपिटल R डबल होता है किसका? इसका। तो इसका 2 गुना कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करो, यानी इसका 2 गुना कर दो यानी कि 2r।
तो 2a/2√3 होगा, 2 कैंसिल हो गया, या 2 को उठा के यहाँ ले जाओ तो ये 2r, तो 2r इक्वल टू क्या होता है कैपिटल R, तो कैपिटल R इक्वल टू a/√3 आ गया। समझ में आ गया, और बाकी ये वही लिखा हुआ है। क्लियर है इतना? ठीक है, ये हाइट होती है समबाहु त्रिभुज की √3/2 है, उसके अकॉर्डिंग चला है ये आपको फिगर। इसके बाद अब नोट नंबर 3 जानते हैं। नोट नंबर 3 हमने अभी बताया था, इसको रफ कर रहे हैं, इसको भी रफ कर रहे हैं, ये लिख लीजिएगा अच्छे से, इसको रफ। समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र कर्ण के मध्य बिंदु पर होता है। क्या बताया तीसरे नंबर पे? राइट एंगल ट्रायंगल का जो सर्कम सेंटर होगा वो हाइपोटेनियस के मिड पॉइंट में होगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ABC एंगल भी आपका 90 डिग्री है, तो इसका जो सर्कम सेंटर होगा वो कहाँ पर होगा? सर्कम सेंटर यानी परिकेंद्र कहाँ होगा? कर्ण के मध्य बिंदु पर। कर्ण मतलब हाइपोटेनियस के मिड पॉइंट में होगा, तो ये मिड पॉइंट हो गया, ये दोनों बराबर बराबर हो गए, इसको मिला दो। अभी हमने बताया था आपको कि ये भी कैपिटल R होगा, सर्कम सेंटर हो गया, तो सर्कम सेंटर का मतलब किसी भी वर्टेक्स से मिलाएंगे सर्कम रेडियस कहलाएगा, तो ये आपका सर्कम सेंटर D हो गया। यहाँ से A को मिलाओ कैपिटल R, C को मिलाओ तो भी कैपिटल R, B को मिलाओ तो भी कैपिटल R। तो क्या समझ में आ रहा है आपको कि यहाँ पर AD और DC और BD ये तीनों बराबर बराबर हो जाएंगे। ध्यान से देखते जाइएगा, ये और ये तीनों बराबर हो गए, और तीनों क्या कहलाएंगे यहाँ पर? सर्कम रेडियस कहलाएंगे। ये नोट नंबर 3 है। तो नोट नंबर 3 क्या हुआ? समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र कर्ण के मध्य बिंदु पर होता है, यानी कि D यहाँ पर आपका क्या होगा? परिकेंद्र मतलब सर्कम सेंटर, ये आपका सर्कम सेंटर हो गया जो कि कर्ण के मध्य बिंदु पर होता है। ठीक है, तो इतना और नोट कर लीजिए नोट नंबर 3। अब इसके क्वेश्चन करते हैं, तो एक काम करते हैं, नोट नंबर 3 के क्वेश्चन पहले कर लेते हैं, फिर नोट नंबर 1 और 2 के करते हैं। ठीक है, नोट नंबर 3 क्वेश्चन पहले करते हैं। चलिए देखते हैं, ये जो नोट नंबर 3 है, क्वेश्चन में कह रहा है, पहला क्वेश्चन है ट्रायंगल ABC में, इसमें ट्रायंगल ABC में एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री है, AC इक्वल टू 8√2 है। अब आप ये बता दो, AC अगर 2√2 है तो या फिर आपसे पूछेगा BD की लंबाई कितनी होगी, या फिर इस त्रिभुज की माध्यिका कितनी होगी। इस तरह से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। बता दीजिए जल्दी से आंसर। क्या कह रहा है? ट्रायंगल ABC में B 90 डिग्री है, B 90, D क्या है आपका? D AC का मध्य बिंदु है, जहां D BD पूछ रहा है ना, यानी कि D AC का मध्य बिंदु क्वेश्चन में दिया होगा। AC 8√2 है, और D यहाँ लिख देना, D AC का मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट ऑफ AC का मध्य बिंदु है, AC का मध्य बिंदु है। समझ में आ गया? D। अब यानी कि ट्रायंगल ABC में ये A है, ये B है, ये C है, ये 90 डिग्री है। AC का मध्य बिंदु कितना है? D है। आपसे BD पूछ रहा है, या सबसे बड़ी भुजा पर खींची गई माध्यिका की लंबाई पूछेगा, तो माध्यिका की लंबाई पूछ रहा है। किसकी माध्यिका? सबसे बड़ी भुजा पर खींची गई माध्यिका की लंबाई। और या ये कह सकता है कि इसकी परित्रिज्या क्या होगी। ये माध्यिका किसकी लंबाई पूछ रहा है? सबसे बड़ी भुजा पर खींची गई माध्यिका की लंबाई। और या फिर पूछेगा परित्रिज्या यानी कैपिटल R कितना होगा। 3 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। ये बात समझ में आई कि नहीं? समझिएगा, यहाँ पर ये तीनों बराबर होंगे अगर D आपका मध्य बिंदु है। D क्या है? AC का मध्य बिंदु है। अगर D AC का मध्य बिंदु है, अब AC इक्वल टू कितना होगा? AC इक्वल टू कितना होगा? 8√2। AC कितना है? 8√2 गिवन है, तो ये दोनों 4√2 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि D मिड पॉइंट है, और ये भी कितना आएगा? 4√2। अब अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि D AC का मध्य बिंदु है तो BD रेखाखंड की लंबाई कितनी होगी, तो आप आंसर कितना देंगे? 4√2। दूसरा क्वेश्चन, अगर आपसे पूछे सबसे बड़ी भुजा पर खींची गई माध्यिका की लंबाई क्या होगी, तो सबसे बड़ी भुजा AC है, AC पर खींची गई माध्यिका क्या कहलाएगी? BD। क्यों? क्योंकि D AC का मध्य बिंदु है, तो BD की लंबाई भी कितनी हो गई? 4√2। तो सभी के आंसर 4√2 आ गए। अगर आपसे पूछेगा इस ट्रायंगल की परित्रिज्या की लंबाई कितनी होगी, यानी सर्कम रेडियस कितनी होगी, तो भी आंसर कितना आएगा? 4√2, क्योंकि ये भी कैपिटल R, ये भी कैपिटल R, ये भी कैपिटल R। तो समझ में आ गया, क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकता है। अब अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन इसी में देखो। सेकंड क्वेश्चन कहते हैं एक ट्रायंगल की साइड 6, 8, 10 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन में क्या कहते हैं? जो ट्रायंगल है
एक ट्रायंगल है, उसकी साइड 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। तो सबसे बड़ी भुजा पर खींची गई माध्यिका की लंबाई क्या होगी, या परित्रिज्या की लंबाई क्या होगी, या कर्ण के मध्य बिंदु को सामने वाले शीर्ष से मिलाने वाली रेखाखंड की लंबाई क्या होगी। वैसे इन्हीं दोनों में मेन पूछेगा ऐसी कंडीशन में। आंसर क्या आएगा सभी का, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। क्यों राइट एंगल तो बोला नहीं था, बोला तो ये था एक ट्रायंगल की साइड 6, 8, 10 सेंटीमीटर है। लेकिन आप लोगों को पेयर याद होंगे कि 3, 4, 5, कुछ पेयर याद हैं कि नहीं याद है, कौन से पेयर, 3, 4, 5 पेयर हम लिख रहे हैं, 3, 4, 5, इसी का डबल कर दो 6, 8, 10, 3 गुना कर दो 9, 12, 15, 4 गुना कर दीजिए 12, 16, 20, ये सारे राइट एंगल ट्रायंगल के पेयर है। 5, 12, 13, इसी का डबल 10, 24, 26, इसी तरह और पेयर 8, 15, 17 और बताओ 7, 24, 25। एटलीस्ट इतने पेयर आपको याद होने चाहिए, ये हम पहले भी पेयर बता चुके हैं आपको, ठीक है। एटलीस्ट इतने पेयर आपको याद होने चाहिए अच्छे से। तो अब ये बताइए 6, 8, 10 सुन के चल लगता है कि नहीं राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो अगर क्वेश्चन ये कहते कि एक ट्रायंगल की साइड 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, तो उस त्रिभुज की परित्रिज्या की लंबाई कितनी होगी। अगर एक ट्रायंगल की साइड 6, 8 और 10 सेंटीमीटर है तो उसकी परित्रिज्या की लंबाई कितनी होगी, यानी कि सर्कम रेडियस कितनी होगी। तो 6, 8, 10 सुन के क्या लगता है राइट एंगल ट्रायंगल होगा। 10 सेंटीमीटर क्या होगी, 1, 6, 1, 8 तो अगला 10, 10 क्या होगा हाइपोटेनियस। परित्रिज्या क्या होती है, इसका मध्य बिंदु से यहाँ तक की डिस्टेंस, यानी कि परित्रिज्या जो होगी वो इसकी हाफ होगी। यानी कि अगर आप परित्रिज्या की लंबाई करें बात करें तो ये पूरी 10 है, तो ये दोनों बराबर बराबर होते हैं तो 5, 5 होंगे कि नहीं होंगे, ये भी कितना होगा 5 होगा। तो बस परित्रिज्या कितना होगी, ये भी परित्रिज्या कहलाती है, ये भी परित्रिज्या कहलाती है, भी तो आंसर कितना हो गया 5। ये बात समझ में आ गई। तो जो परित्रिज्या होती है वो कर्ण की आधी होती है, यानी हाइपोटेनियस की हाफ होगी क्या, सर्कम रेडियस। तो हाइपोटेनियस 10 सेंटीमीटर है तो सर्कम रेडियस कितना होगा 5 सेंटीमीटर हो गया। तो बस माध्यिका की, अच्छा परित्रिज्या तो 5 आ गई। अगर कहते सबसे बड़ी भुजा पर खींची गई माध्यिका की लंबाई क्या होगी, तो सबसे बड़ी भुजा यही है, इस पर खींची गई माध्यिका। तो माध्यिका कहाँ से खींचोगे, सामने वाले वर्टेक्स से। इसके मध्य बिंदु को मिलाओगे तो ये माध्यिका कहलाएगी, तो मध्य बिंदु को मिला दिया, ये माध्यिका। ये माध्यिका कितनी होगी, तो अभी अभी हमने स्टार्टिंग बताया था ये तीनों बराबर होते हैं, तो ये भी क्या होगी 5 के बराबर। तो बस आंसर हो गया। क्लियर हो गया कि नहीं। तो इसमें सबके आंसर कितने आएंगे 5। एक और बता दो, एक ट्रायंगल की साइड 5, 12, 13 है। एक ट्रायंगल है उसकी साइड 5, 12, 13 है, तो उस ट्रायंगल की सर्कम रेडियस यानी परित्रिज्या कितनी होगी, कितनी होगी 6.5। क्योंकि 5, 12, 13 सुन के क्या लगता है, 5, 12, 13 सुन के क्या लगता है कि समकोण त्रिभुज है और उसमें कर्ण कितना है 13। तो हमने सर्कम रेडियस यानी परित्रिज्या की लंबाई पूछी, तो परित्रिज्या की लंबाई कितनी होगी, इसकी आधी होगी कि नहीं। तो आंसर कितना आ गया 6.5। जैसे इसका आंसर कितना आया था 10 का आधा 5। फिर से एक और बता दो, एक ट्रायंगल की साइड 18 सेंटीमीटर, 18 नहीं 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर है। एक ट्रायंगल की साइड 8, 15, 17 है, 8, 15 और 17 है। तो उस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा पर, उस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा पर खींची गई माध्यिका की लंबाई कितनी होगी। तो 8, 15, 17 सुन के क्या लगता है, 8, 15, 17 सुन के क्या लगता है कि समकोण त्रिभुज है। ये पेयर याद होगा, आप तुरंत कह दो कि भाई 8, 15, 17 राइट एंगल ट्रायंगल है। 8 ये, 15 ये है, तो 17 ये है। हमने आपसे पूछा सबसे बड़ी भुजा पर खींची गई माध्यिका की लंबाई, तो सबसे बड़ी भुजा तो ये है, इस पर खींची गई माध्यिका। तो माध्यिका कैसे खींचोगे, इस पर सामने वाले वर्टेक्स से खींचेंगे या नहीं, तो बस सामने वाले वर्टेक्स से खींच दो, ये वर्टेक्स है इससे खींच दो। ये माध्यिका की लंबाई आपसे पूछ रहा है। अब अभी हम लोगों ने पढ़ा था माध्यिका का मतलब क्या होता है, इससे मध्य बिंदु को मिलाया, तो ये 8.5 आएगा कि नहीं, 17 का आधा, ये भी 8.5 आएगा। अब अगर मध्य बिंदु को मिला रहे हो तो ये भी कितना आता है 8.5 आता है। ये अभी अभी हम लोग जिक्र कर चुके हैं इसके पहले कि ये तीनों आपस में बराबर होते हैं। ये क्या है, ये माध्यिका है। तो माध्यिका की लंबाई कितनी आ गई 8.5 सेंटीमीटर। तो ऐसे क्वेश्चन आपके नोट नंबर 3 जो हमने अभी बताया था आपके, उसके बनेंगे। क्लियर है इतना। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो भी है 1, 2, 3, 4 हो गए इसके। अब आगे बढ़ते हैं। अब उसमें हमने नोट नंबर 1, 2 में क्या लिखाया था उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। नोट नंबर 1 और 2 में क्या लिखाया था उसमें चलते हैं। चलिए ठीक है, चलिए
ये ट्रायंगल है, ठीक है। ट्रायंगल में ये मान लीजिए समबाहु त्रिभुज है, तो ABC एक समबाहु त्रिभुज है और ये परपेंडिकुलर लाइन खींचा है, यानी कि DABC का मध्य बिंदु होगा, मिड पॉइंट होगा। तो यहाँ पर क्या था, केंद्रक, और जो केंद्रक था वही सरकम सेंटर था, जो केंद्रक था यानी सेंट्रॉइड था वही इन सेंटर, वही सरकम सेंटर, वही आर्थो सेंटर। ओ से डिनोट कर रहे हैं। बताइए ये स्मॉल आर, ये कैपिटल आर कहलाएगा। अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो बचा हुआ कितना होगा, 2। ये बात समझ में आ गई कि नहीं, 1 और 2 वाला है। ये अपने नोट नंबर 1 और नोट नंबर 2 में बताया था कि समबाहु त्रिभुज ABC क्या है, समबाहु त्रिभुज है। ट्रायंगल ABC क्या है, समबाहु त्रिभुज है, यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इसमें 3 चीज़ें भी लिखाई हैं। समबाहु त्रिभुज क्या लिखाया था, स्मॉल r इज इक्वल टू A/2√3 और कैपिटल R इज इक्वल टू 2r। एक और लिखाया था कि इस कैपिटल R A/√3 होता, उसको आप मत याद रखिएगा। ज़्यादा याद रखेंगे तो भूल जाएंगे, कम याद रखेंगे तो याद रहेगा परमानेंट। तो स्मॉल r इज इक्वल टू क्या होगा, A/2√3। स्मॉल r इन रेडियस है, और अगर आपको इन रेडियस पता चल गई तो सरकम रेडियस तुरंत डबल करके आंसर बता देंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। अब कुछ छोटे छोटे फार्मूले, जैसे एक वृत्त होता है तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो πr² होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप आंसर बताएंगे। क्वेश्चन ये पहला क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो उसकी परित्रिज्या कितनी होगी। तो आप सीधे से आंसर क्या बता देंगे, भाई ये 5 है तो ये कितना हो जाएगा, 10, क्योंकि हमने पढ़ा था कैपिटल R जो परित्रिज्या की लंबाई होती है वो अंतः त्रिज्या की डबल होती है। तो आंसर कितना हो गया, 10। स्मॉल r इन रेडियस यानी अंतःवृत्त की त्रिज्या को स्मॉल r से डिनोट करेंगे, और जो बाहर होता है उसको परिवृत्त कहते हैं। ट्रायंगल के जो बाहर सर्कल बनता है परिवृत्त यानी सरकम सर्कल कहते हैं, उसकी जो रेडियस होगी सरकम रेडियस, उसको कैपिटल R से डिनोट करेंगे। ये 10 हो गया। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। अंतःवृत्त का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसमें आप केवल ये बता दो कि समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी होगी, समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी होगी। तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल 9 पाई है, तो 9 पाई का मतलब किससे कंपेयर करेंगे, πr² से। तो इसमें r कौन सा होगा, क्योंकि अंतःवृत्त का क्षेत्रफल हमने लिखा था, तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, πr²। तो बताओ पाई पाई कैंसिल हो गया, r² 9 हो गया, तो r की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अगर हमने r पूछा होता तो आप आंसर क्या देते, 3, क्योंकि अंतःवृत्त का क्षेत्रफल दिया है, केवल क्षेत्रफल नहीं है। क्वेश्चन में साफ साफ दिया जाएगा, हमने डायरेक्ट लिख दिया क्षेत्रफल, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है जैसा कि हमने बोला अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल 9 पाई है, तो समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी होगी। तो अगर आपसे समबाहु त्रिभुज की भुजा पूछ रहा है तो पहले तो समबाहु त्रिभुज की त्रिज्या देख के लग रहा है कि भाई πr² होगा, r² 9 है तो r की वैल्यू 3 होगी, यानी अंतः त्रिज्या 3 होगी। अंतः त्रिज्या पूछता तो 3, परित्रिज्या पूछेगा तो 3 का डबल 6। ये आपको समझ में आ गया। अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो हमें एक फार्मूला पता था कि स्मॉल r इज इक्वल टू जो होता है वो A/2√3 होता है। स्मॉल r की जगह कितना रख दीजिए, A/2√3। ये हम लोग ने पढ़ा था, स्मॉल r इज इक्वल टू A/2√3। स्मॉल r और a के बीच में क्या रिलेशन होता है ये हम लोग पढ़े थे। तो स्मॉल r की जगह A/2√3 और ये कितना है 3, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 6√3। बस यही आपसे पूछ रहा था, समझ में आ गया। अब हम इसी का उल्टा पूछ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 मान लीजिए कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज का समबाहु त्रिभुज की भुजा देते, मान लीजिए एक समबाहु त्रिभुज की भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजा ये होगी, स्मॉल a से डिनोट करेंगे। समबाहु त्रिभुज की भुजा यानी कि साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल जो है वो दे दे 6 सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त के क्षेत्रफल कितना होगा। ये क्या पूछ रहा है, कौन सा क्षेत्रफल पूछ रहा है, जो अंदर बन रहा है, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। तो एक समबाहु त्रिभुज है, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। एक समबाहु, फिर से देख लीजिए बड़े ध्यान से, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा दिया है, देख लीजिए क्वेश्चन ध्यान से। समबाहु त्रिभुज की भुजा दिया है 6 सेंटीमीटर और उसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है। जो हम बोल रहे हैं खाली क्षेत्रफल में अंतःवृत्त का भी आप समझ सकते हैं, परिवृत्त का क्षेत्रफल भी समझ सकते थे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी समझ सकते थे, लेकिन पूछा क्या है ये आप देखिएगा, अंतःवृत्त के क्षेत्रफल को पूछ रहा है, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल।
तो अंतःवृत्त के क्षेत्रफल के लिए अंतःवृत्त की त्रिज्या आपको पता होनी चाहिए। बताइए क्या होगी। स्मॉल r इज इक्वल टू a/2√3 होता है। स्मॉल r इज इक्वल टू कितना होता है, a/2√3। तो बस कर दीजिए स्मॉल r इज इक्वल टू a/2√3 वाला फंडा जल्दी से लगा दीजिए। यहाँ लग रहा है स्मॉल r इज इक्वल टू a/2√3। क्या पता है, स्मॉल है। बताओ स्मॉल है 6 है तो 6/2√3 कैंसिल हो गया, 3 आ गया, 3/√3 यानी कि स्मॉल r कितना हो गया, √3। हम लोग से पूछ क्या रहा है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल किसका, अंतःवृत्त का। तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। r कितना है, √3। तो आंसर कितना आ गया, 3। समझ में आया, क्लियर हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी लेने हैं, इतनी ही 6 मान लें, कुछ और मान लेते हैं, 6√3 मान लीजिए। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 8√3 सेंटीमीटर है। एक चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन में यहाँ लिख रहे हैं एक समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है वो 8√3 सेंटीमीटर है। साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल 8√3 सेंटीमीटर है। तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल और परिवृत्त के क्षेत्रफल का अंतर कितना होगा। अच्छा, ऐसे ही लैंग्वेज में बताओ क्या लिख सकते हैं हम। अंतःवृत्त का क्षेत्रफल और परिवृत्त के क्षेत्रफल का अंतर कितना होगा। अब बड़ा कौन होगा, परिवृत्त बड़ा होगा और अंतःवृत्त छोटा होगा। परिवृत्त मतलब सरकम सर्कल, अंतःवृत्त मतलब इन सर्कल। इन सर्कल अंदर बनेगा, सरकम सर्कल बाहर बनेगा। तो सरकम सर्कल का एरिया जो होगा वो πr² होगा कि नहीं होगा। और इन सर्कल, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल ये है, परिवृत्त का क्षेत्रफल ये है, इन दोनों का अंतर पूछ रहा कितना होगा, बता दीजिए जल्दी से। क्वेश्चन देख लीजिए ध्यान से अटेम्प्ट कर लीजिए, 1 मिनट ले लीजिए, अच्छे से सोच के सही आंसर निकालिएगा। इतनी प्रैक्टिस हो गई कि आप आंसर बिल्कुल सही निकालेंगे। बता दीजिए जल्दी से क्या होगा। इस समबाहु त्रिभुज की भुजा दिया है 8√3। परिवृत्त का क्षेत्रफल और अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का अंतर बोले, चाहे अंतःवृत्त का क्षेत्रफल और परिवृत्त के क्षेत्रफल का अंतर पूछे, सेम होगा। जल्दी से आंसर बता दीजिए। चलिए कैलकुलेट किया जाए। ठीक है, देखते हैं। देखो यहाँ पर हमें अगर स्मॉल r मिल जाएगा तो कैपिटल R अपने आप मिल जाएगा, उसका डबल होगा। तो स्मॉल r कैसे होगा, हम लोग ने एक फार्मूला पढ़ा था। ठीक है, क्या पढ़ा था, स्मॉल r इज इक्वल टू a/2√3। a की वैल्यू कितनी है, 8√3। तो a की जगह लिखो 8√3। तो 8√3/2√3, √3 कैंसिल हो गया, ये आपका 4 आ गया। 8/2 कितना होगा, 4। स्मॉल r 4 है तो कैपिटल R कितना होगा, इसका डबल होता है कि नहीं। स्मॉल r 4 है तो कैपिटल R कितना होगा, 8। अगर हम समबाहु त्रिभुज की हाइट पूछते कितना है तो आप सीधे से कह देते भाई ये 4 है, यहाँ से यहाँ तक 8 है, तो आंसर कितना आ गया, 4 8 12। यानी कि समबाहु त्रिभुज की हाइट कितनी हो गई, 12 हो गई। ठीक है, वैसे आपको ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी, तब तो हाइट तो उससे निकालते हैं ना, √3/2a से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जो पूछ रहा है उस पर आते हैं हम लोग। अब कैपिटल R पता है 8 है और स्मॉल r पता है 4 है, वैल्यू पुट कर दो। r क्या है, 8, 8 का स्क्वायर 64, 64 पाई हो गया। तो ये आपका आ गया 64 पाई माइनस, और ये स्मॉल r कितना है, 4 है, तो 16 पाई। 64 माइनस 16 कितना हो गया, कैलकुलेट कर लो जल्दी से, 16 या 48। तो यानी आंसर आ गया 48 पाई। आगे पाई कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बस आंसर कितना आ गया, 48 पाई। समझ में आया। बस पाई को 22/7 लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, 48 पाई कह दोगे, आंसर सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन सुनो। ठीक है, ये सारे अच्छे समझ में आ गए आई होप। इन सबको हम रफ कर रहे हैं, अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं। एक खतरनाक और बेहतरीन क्वेश्चन है। एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफल का अंतर, क्या बोला हमने, एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफल का अंतर यानी πr² माइनस πr²। इस बार 44 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है और आपसे कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, √3/4a²। ये पूछ रहा है। फिर से सुनो क्वेश्चन क्या था, ये हम फिर से बोलना है। क्वेश्चन ये है, एक समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त और अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का अंतर 44 सेंटीमीटर स्क्वायर है।
ठीक है भाई, लिखा हुआ है समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त और अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का अंतर 44 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, यानी कि √3/4 a स्क्वायर, यही होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये आपसे पूछ रहा है, जल्दी से 1 मिनट के अंदर कैलकुलेट कर लो और आंसर बता दो। देख लीजिए जल्दी से, ठीक है, स्टार्ट किया जाए, जल्दी से अटेम्प्ट कर लीजिए, फिर आंसर बता दीजिए। चलिए देखते हैं। अब आपको एक बात पता है कि कैपिटल R 2R के बराबर होता है। कैपिटल R किसके बराबर होता है? 2R। कौन सा R? छोटा r। तो इसकी जगह का 2R रखेंगे, कैपिटल R की जगह क्या रखेंगे? 2R। तो ये 2R का होल स्क्वायर यानी कि 4πr स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया? 2R का मतलब 4R स्क्वायर, तो 4R स्क्वायर, और ये पाई है। ये बात समझ में आई कि नहीं सभी को? कैपिटल R की जगह 2R लिख देना। कैपिटल R की जगह कितना लिख दीजिएगा? 2R। कैपिटल R की जगह 2R रखोगे तो 2R का स्क्वायर यानी 4R स्क्वायर, तो ये 4πr स्क्वायर हो गया। अगर ये बात समझ में आ गई फिर कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। बराबर कितना है? 44। अब देखो क्या आया? 3πr स्क्वायर दिख रहा है, तो 3πr स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया? 44। कितना दिख रहा है? अब किसकी वैल्यू निकाल लो? R की वैल्यू, R स्क्वायर निकाल लो। एक काम करो, क्यों? क्योंकि जब A की वैल्यू यहाँ पर हमें A स्क्वायर में कन्वर्ट चाहिए यानी A चाहिए, तो A की वैल्यू कैसे मिलेगी? A की वैल्यू कैसे मिलेगी बताओ? स्मॉल r को a/2√3 लिखना पड़ेगा, उससे A की वैल्यू मिलेगी, तब आंसर आएगा। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, √3 लिख दें, उससे ये पता चल जाएगा। तो R की जगह a/2√3 लिखो, लिख दो। R की जगह a/2√3, स्मॉल r की जगह, ये होल स्क्वायर, और 3π इधर ले जाना, 44 पाई की वैल्यू 22/7 लिख भी सकते हो, लिख देना 22/7। इसकी वैल्यू, पाई की वैल्यू 22/7 लिख दो तो कैंसिल भी हो जाएगा, ये यहीं लिखा रहने दो। 44/3 ये हो गया, और 22/7 यहाँ लिख देना। 3 बस को ले गए उधर, 22/7। अब 22 से कैंसिल कर लो, 22 दूनी 44 यानी 7 दूनी 14/3, 14/3। किसकी वैल्यू आ गई? A स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, 4 × 3। ये आया कि नहीं आया? अब बताओ, 3 कैंसिल हो गया, जल्दी बताइए। 3 और 3 कैंसिल हो गया, ये 3 और 3 कैंसिल हो गया, कितना आ गया? A स्क्वायर इज इक्वल टू 14 चौक 56, या A स्क्वायर 4 पता चल गया, वो A स्क्वायर 4 दिख रहा है, तो A स्क्वायर हमें 4 दिख गया, ये 14 है। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? हमें क्या चाहिए था? √3 A स्क्वायर 4, तो √3 A स्क्वायर 4, A स्क्वायर 4 का आंसर 14 है, यानी आंसर कितना आ गया? ये A स्क्वायर 4 है, जैसे हमें ये चाहिए था। A स्क्वायर 4 कितना है? 14, यानी आंसर कितना आ गया? 14 √3। समझ में आया कि नहीं? आप ध्यान से देख लीजिए, कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, ठीक है? बिल्कुल इस प्रकार से ही आप इस क्वेश्चन को करेंगे। चलते हैं एक लास्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा, एक छोटे मोटे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं फिलहाल। एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल और परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा? एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल और परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, ये हमने आपसे पूछा है। यानी कि क्वेश्चन हमने आपसे क्या पूछा है, ये समझिएगा। क्वेश्चन हमने आपसे पूछा है अंतःवृत्त का क्षेत्रफल और परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, यानी कि अपॉन में कितना आएगा, ये हमने आपसे पूछा है। बताओ, ये बताओ, पाई पाई कैंसिल हो गया, स्मॉल r और कैपिटल R को 2R लिखेंगे, R स्क्वायर कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया? 1/4, यानी कि आंसर क्या आ गया? 1:4। आप सिंपल से दूसरा तरीका, दूसरा फंडा ये है कि अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या का अनुपात 1:2 होगा। अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या का अनुपात कितना होगा? 1:2, 1:2 होगा कि नहीं? तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? उसके वर्ग के बराबर हो गया, 1:2। अगर त्रिज्याओं का अनुपात है तो क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा? 1:4। तो समबाहु त्रिभुज के अगर अंतःवृत्त और परिवृत्त क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो आंसर क्या बताएंगे? 1:4, यानी कि 1:4। समझ में आ गया? एक लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए जल्दी से, 7वां। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, कितना दिया है? क्षेत्रफल दिया है, क्या दिया है बताइए? क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 7। ठीक है, किसका? समबाहु त्रिभुज का। त्रिभुज का क्षेत्रफल
बराबर 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दिया है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। ठीक है, हो सकता है। तो ये बता दो अंतावृत्त का क्षेत्रफल और परिवृत्त के क्षेत्रफल का योग कितना होगा। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, अंतावृत्त का क्षेत्रफल और परिवृत्त के क्षेत्रफल का योग क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। अंतावृत्त का क्षेत्रफल और परिवृत्त के क्षेत्रफल का योग क्या होगा ये पूछ रहा है। अंतर भी पूछ सकता है, योग भी पूछ सकता है। अंतावृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा ये भी पूछ सकता है, परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा ये भी पूछ सकता है, इनका रेशियो क्या होगा ये भी पूछ सकता है। तो देखो कुछ भी पूछ सकता है, बस आपको फंडा पता होना चाहिए। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 दिया है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता कितना है वो लिखा हुआ है, √3/4 a² होता है। ये पूछा नहीं, ये अलग था, ये पिछले क्वेश्चन का था। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 a² और ये कितना है 9√3 दिया है। बताइए √3 कैंसिल हो गया, a² 36 हो गया, a कितना हो गया 6 हो गया। यहाँ तक सभी को समझ में आया है कि नहीं। देख लीजिए यहाँ पर इसको कैलकुलेट करेंगे √3/4 a² लिख के, तो a कितना आ गया 6। देख लीजिए ध्यान से। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा अंतावृत्त का क्षेत्रफल और परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात योग कितना होगा। तो यहाँ से अगर हम स्मॉल a से स्मॉल r पता चल जाए तो हम लोग ये दोनों बता सकते हैं। तो स्मॉल a और स्मॉल r में रिलेशन होता है एक, स्मॉल r = a/2√3। अभी हम लोग ने पढ़ा स्मॉल r = a/2√3। कितना है, a 6 है, स्मॉल a कितना है 6/2√3। बताइए कैंसिल हो गया, 3 आ गया, 3/√3, स्मॉल r कितना हो गया √3। चेक करो जल्दी, 6/2 यानी कि 3, 3/√3 यहाँ तक समझ में आ गया। अगर स्मॉल r √3 है तो कैपिटल R इसका डबल होता है 2√3। चेक करिए जल्दी से, यहाँ तक समझ में आया सभी को। स्मॉल r √3 तो कैपिटल R 2√3 होगा, कोई डाउट। ठीक है, अब आपसे क्या पूछ रहा है, बस यही पूछ रहा है आपसे, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल और परिवृत्त के क्षेत्रफल का योग कितना होगा, इन दोनों का सम कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है इन दोनों का। तो यानी कि स्मॉल r आपने √3 लिखा तो ये कितना हो जाएगा, √3 की जगह 3π हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3π, और कैपिटल R कितना है 2√3, तो 2√3 का स्क्वायर कितना होगा, 2 दूनी 4, 4 तियां 12, यानी कि आंसर कितना आ गया, ये 12π। समझ में आया। कैपिटल R कितना है 2√3 यानी 2 दूनी 4 तियां 12, ये हो गया 12π, और ये कितना हो गया था 3π। अब आंसर कितना आ गया आपका 15π। और वैसे भी आपको पता है कि इसका क्षेत्रफल जो होता है इसके क्षेत्रफल का 4 गुना होता है, पता है कि नहीं। तो आप एक का क्षेत्रफल निकाल देंगे, 3π है, तुरंत इसका 4 गुना कर दें, क्योंकि त्रिज्या 2 गुनी होती, रेडियस कितना होता है 2 टाइम्स। अभी हमने क्वेश्चन पूछा था क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, तो आपने 1:4 बताया था। तो रेडियस 2 टाइम्स होती है, तो एरिया कितने टाइम्स होगा 4 टाइम्स। तो चाहे सम पूछे, चाहे क्या पूछे, सम पूछे, चाहे रेशियो पूछे, चाहे जो भी पूछे, अगर सम पूछे, डिफरेंस पूछे, तो आप बस एक कैलकुलेट कर लो। ये वाला आपका 3π है, तो अपना अगला वाला कितना होगा, इसका 4 गुना होगा, यानी कि 12π। योग पूछ रहा है तो आंसर 15π, अंतर पूछता तो आंसर 9π। समझ में आया। इनका मल्टीप्लाई वैसा नहीं पूछेगा कभी, आज तक तो नहीं पूछा गया, पूछ भी सकता है 12 तियां 36π²। ठीक है, वैसे मल्टीप्लाई नहीं पूछता, सम या डिफरेंस इस तरह क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो ये आपका 7वां क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और लिख लो, हमने एक बार क्वेश्चन दिया था उसमें अंतर दिया था ना, इस बार योग देंगे। जल्दी से बता देना आंसर कितना आएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बताओ। एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल और परिवृत्त के क्षेत्रफल का योग इस बार 45π दिया है, 45π है। अब आप ये बता दो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, यानी √3/4 a²। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा ये आपको दिया है। एक बार हमने अभी 44 करके दिया था क्वेश्चन, जिसमें अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफल का अंतर था। तो अंतर का मतलब होता है बड़े में छोटा घटाएंगे। तब हमने πr² कैपिटल R वाला पहले लिखा था, स्मॉल r बाद में लिखा, लेकिन यहाँ योग है तो यहाँ कुछ भी पहले ले लो। क्वेश्चन में यही दिया है, देख लो, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल और परिवृत्त का क्षेत्रफल, इनका योग 45π है, तो √3/4 a² कितना होगा। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। चलिए फिर जल्दी सॉल्व करते हैं इसे भी।
ठीक है, सॉल्व किया जाए, चलिए देखते हैं। ये बताओ कैपिटल आर को 2r लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4r²। तो ये पाई आर स्क्वायर और ये आपका कितना आ गया 4 पाई आर स्क्वायर, कितना हो गया 5 पाई आर स्क्वायर। किसके बराबर है ये 45 पाई के। पाई पाई कैंसिल हो गया, 5 से 45 कैंसिल, आर स्क्वायर 9, तो आर की वैल्यू 3। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं सभी को, देख लीजिए ध्यान से। अब स्मॉल आर, स्मॉल आर की जगह क्या लिख सकते हैं, इसी में लिखिए स्मॉल आर की जगह हमें क्या चाहिए ए चाहिए, तो स्मॉल आर a/2√3 बराबर 3। क्लियर है, स्मॉल आर की जगह a/2√3। तो स्मॉल a कितना हो गया 3 दूनी 6 यानी कि 6√3। हमें क्या चाहिए ये चाहिए। यहाँ तक कोई डाउट, देखते जाना ध्यान से। स्मॉल a कितना हो गया 6√3, तो स्मॉल a 6√3, तो √3/4, स्मॉल a 6√3, 6√3 का स्क्वायर। कोई दिक्कत, देख लो पाई आर स्क्वायर हो गया, पाई 2r होता कैपिटल आर, तो 4 पाई आर स्क्वायर हो गया, जोड़ दो 5 पाई आर स्क्वायर हो गया, टोटल कितना था 45 पाई दिया था, आर स्क्वायर 9, तो आर 3। यहाँ तक सही है। स्मॉल आर की जगह a/2√3 लिख दें, ठीक है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें 6√3 आ गया। हमें चाहिए संबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी √3/4 a²। ये पहले लिख लिया करो क्या पूछा जा रहा है। तो √3/4 a², ए की जगह 6√3 का स्क्वायर। ये क्या लिखा है कैलकुलेट करो, √3/4, 6 का स्क्वायर 36 और √3 का स्क्वायर 3। कुछ कैंसिल हो रहा है, 4 से 36 कैंसिल हो रहा है, कितना होता है 9। लिख दो 9 जल्दी से, कितना हो गया 9, कितना 9 × 27 यानी आंसर हो गया 27√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत, देख लीजिए ध्यान से, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल। कितना हो गया 27√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं। हम लोग ने क्या पढ़ा आज, अंतः केंद्र पर। तो पहले तो हम लोग ने देखा केंद्रक, अंतः केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, कैसे कैलकुलेट की जाती हैं, ये सारा ट्रायंगल में सीखा कहाँ होती हैं। फिर ये सीखा संबाहु त्रिभुज में केंद्रक, अंतः केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र चारों एक ही बिंदु पे होते हैं, क्या फार्मूले होते हैं, स्मॉल आर ए के बीच में क्या रिलेशन है, कैपिटल आर यानी अंतःवृत्त की त्रिज्या परिवृत्त की त्रिज्या डबल होती है। फिर एक और नोट नंबर 3 में देखा था समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र कर्ण के मध्य बिंदु पर होता है, कुछ ऐसा चीज़ें सीखा। ठीक है, फिर इसके अलावा इन्हीं बेस पे क्वेश्चंस किए, स्मॉल आर कैपिटल आर पे बेस में इसके पहले कुछ क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, वो था राइट एंगल ट्रायंगल में जिसमें सर्कम रेडियस। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आते रहते हैं, बिल्कुल सिंपल होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा हैवी थे लास्ट के 2-3 क्वेश्चन, लेकिन इसके पहले के सारे क्वेश्चन सिंपल थे, तुरंत आप क्वेश्चन पढ़ते ही आप आंसर दे सकते थे अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो इनकी जो स्टार्टिंग में बताया था कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, बाकी सारी चीज़ें बड़े आसानी से हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर हमारे चैनल में आप नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए कि कोई डाउट हो किसी क्वेश्चन में तो बताइए, बाकी आपको जो पढ़ना है वो बताइएगा। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, थैंक यू।